कुछ लोगों को ईश्वर इतना खूबसूरत बनाकर भेजता है कि चाहे वो कुछ भी पहने ओढ़े एक अजीब सी कशिश पैदा कर देते हैं। मैं खूबसूरत तो थी ही, बोलचाल, पहनावा और उठने बैठने का तरीका भी इतना अच्छा था कि जवान तो क्या, बूढ़े लोगों की निगाहें भी मेरे चेहरे से हटती नहीं थी। लेकिन मेरा रुझान इन सब बातों की तरफ कभी रहा ही नहीं। इसकी एक वजह ये भी थी कि मुझे कोई अपने बराबर का कभी लगा ही नहीं। सबके सब सिर्फ मेरे इर्द गिर्द मंडराने वाले लगते थे। मेरा आदर्श तो एक ऐसा नौजवान था, मेरी तरह चाहे ना भी हो, मेरी भावनाओं और संवेदनाओं को समझने वाला जरूर हो, जो मेरा शौहर ही नहीं बल्कि मेरा दोस्त भी हो। कॉलेज के दिनों से ही मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे, लेकिन जयंत का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता था जिसमें मेरा पूरा परिवार दिलचस्पी ले रहा था। तू उस घर में राज करेगी, माँ ने मुझे जयंत के बारे में बताते हुए कहा। बहुत पैसे वाले लोग हैं, इकलौता बेटा है जिसके लिए उन्होंने बंगला खरीद कर दिया है। शादी के बाद वो बेटे को अलग मकान खरीद कर दे रहे हैं, उसका बिजनेस भी सेट करके दे रहे हैं। इतना सुनते ही मैं मन ही मन खुश हो गई। हर लड़की की तरह मेरे मन में भी अलग मकान में रहने की चाहत थी, जिसे मैं अपनी इच्छा अनुसार सजाना चाहती थी। मैंने अपनी कई सहेलियों को देखा था, बेचारी शादी के बाद किराए के मकानों में धक्के खाती फिर रही थी। जयंत बेहद सख्त मिजाज का इंसान था। उसके इस स्वभाव से मैं कुछ ही दिनों में परिचित हो गई थी। शक और उसके वहम का ये हाल था कि घर में कोई नौकरानी भी नहीं थी, सारा काम मुझे खुद करना पड़ता था। सबसे बड़ी बात, काम पर जाते समय वो दरवाजे को ताला लगाकर जाया करता और मैं दिन भर उस मकान में एक मुजरिम की तरह इधर से उधर घूमती रहती और आंसू बहाती रहती। मुझे इस कैद से रिहाई जयंत के ऑफिस से वापस लौटकर आने पर ही मिलती थी। शुरू में मुझे अपनी उन सहेलियों पर तरस आता था जिनके पास अपने मकान नहीं थे, लेकिन अब लगता उनकी जिंदगी कितनी खूबसूरत और बेफिक्री से भरी हुई है। उनके पतियों को उन पर विश्वास तो था, कम से कम वो तालों में कैद तो नहीं। एक दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड अलका का फोन आया। रिंग बजते ही जयंत ने मेरा मोबाइल ऑन किया और जब उसे पूरी तसल्ली हो गई कि ये फोन किसी औरत का है तो उसने मुझे फोन पकड़ा दिया। आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या आप मुझे गिरफ्तार करके लाए हैं या मैं आपकी गुलाम हूँ? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? दिल चाह रहा था कि मैं उसका हुलिया बिगाड़ दूं और आग लगा दूं पूरे घर को, जिसने मुझसे मेरी खुशियाँ छीन ली थी, जहाँ की दीवारों ने मुझे चक्की के आटों की तरह पिस कर रख दिया था। लेकिन जयंत जैसे पत्थर दिल इंसान पर किसी की भी बात का कोई असर नहीं हुआ। उसे अपनी खुदगर्जी और अपने शक के अलावा किसी और से बात से कोई मतलब ही नहीं था। उसी यातना के माहौल में मेरी बिटिया रीनी पैदा हो गई। मुझे उसके पैदा होने की कोई खास खुशी नहीं हुई, इसलिए नहीं क्योंकि वो लड़की थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इस घर की दूसरी औरत थी। अगर उसके साथ भी वही व्यवहार हुआ जो मेरे साथ हुआ था तो बेचारी की जिंदगी कितनी यातनापूर्ण हो जाएगी। जयंत रीनी को प्यार तो बहुत करता था, उसके आराम की परेशान भी रहता था, लेकिन बेटी के प्रति भी उसकी दकियानूसी सोच और शक्तियों में जरा कमी नहीं आई थी, बल्कि इजाफा ही हो गया था मेरे प्रति और रीनी के प्रति भी। मैं कभी शिकायत करती तो कहता, तुम चाहे बूढ़ी हो जाओ, मैं तुम पर इसी तरह नजर रखूंगा, क्योंकि मैं औरतों को ढील देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी तमाम खुशियाँ रीनी में ही सिमट कर रह गई। वो हंसती तो मैं हंसती, वो रोती तो मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते। रीनी का एक पब्लिक स्कूल में एडमिशन हो गया। जयंत ने फरमान जारी किया, स्कूल में रीनी के गले से दुपट्टा हटना नहीं चाहिए, लेकिन स्कूल में तो उसे यूनिफॉर्म पहनकर जाना होगा। मैं जोर से चीखी, दुपट्टा यूनिफॉर्म के ऊपर भी पहना जा सकता है। काफ़ी बहस और रीनी के रोने धोने के बाद ये तय हुआ कि स्कूल जाते वक्त और वापस लौटते वक्त रीनी को न सिर्फ गले में बल्कि पूरे शरीर के इर्द गिर्द दुपट्टा लपेटे रहना होगा। कुछ तो डरो ईश्वर से, बेचारी की उम्र ही क्या है। बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अब रीनी जवान हो गई है, उसके घर से बाहर खेलने पर भी पाबंदी लगानी होगी। जिस उम्र में बच्चे उन्मुख जीवन जीते हैं, बेचारी मेरी बच्ची का बचपन चार दीवारी में कैद होकर रह गया। कभी अपनी मनमर्जी का पहन लेती या जोर से खिलखिला देती तो जयंत उसे बुरी तरह पीट देता। इसे बदकिस्मती कहूँ या खुशकिस्मती। एक दिन ऑफिस से वापस लौटते वक्त जयंत का एक्सीडेंट हो गया। ग्रेग्रीन की वजह से उसकी दोनों टांगे काट दी गई। हालांकि मुझे उस दिन बहुत दुखी होना चाहिए था। जयंत पति था मेरा,
लेकिन उसने मुझे और मेरी बेटी को इतना सताया था कि उसके अपंग होने की खबर से मुझे राहत सी महसूस हुई थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे अब हवाओं का रुख मेरी तरफ होगा। मैं पूरी तरह आज़ाद थी। सबसे पहले मैंने जयंत का बिजनेस संभाला, फिर रीनी का दुपट्टा उतरवाया और उसे डांस क्लास में एडमिशन दिलवाया। अब वो अपनी सहेलियों के साथ खेल सकती थी। मैं भी अपना मनचाहा पहनती, शॉपिंग करती, घूमती। कुल मिलाकर जिंदगी बेहद खूबसूरत हो गई थी। मैं अच्छी तरह समझती थी कि जयंत को मेरी खुशी फूटी आंख नहीं सुहा रही थी, लेकिन उसकी कूड़न, छटपटाहट और रोना बिसुरना देखकर मुझे बेहद सुकून मिलता था। समय के साथ साथ सक्की, तुनक मिजाज और औरत को अपने जूते की नोक पर रखने वाला जयंत एक रहमदिल इंसान बन गया। छोटी से छोटी बात पर सुलगने वाला जयंत तुरंत सॉरी कह देता, माफ़ी मांग लेता। गुमसुम सा व्हील चेयर पर बैठा वो हम दोनों माँ बेटी को हंसते बात करते देखता तो उसका मन करता हम दोनों माँ बेटी उसके साथ भी बैठकर हंसे, पूरे दिन की बातें उसके साथ शेयर करे, कभी कभी उससे सलाह भी ले। आखिर वो इस घर का मालिक था, लेकिन हम दोनों ने उससे एक निश्चित दूरी बनाई हुई थी। एक दिन रीनी को डांस में ट्रॉफी मिली। पढ़ाई में तो वो हमेशा अव्वल रहती ही थी। उस दिन वो ट्रॉफी लेने के लिए स्टेज तक जा ही रही थी कि उसके पैडल में टांग फंस गई और वो मुंह के बल गिर गई। छोटी मोटी चोट तो आई ही थी, लेकिन मुंह बुरी तरह छिल गया था। मैं रोने रोने को हो आई थी। कहीं चेहरे की रंगत सही नहीं हुई तो फिर क्या होगा। दुखी तो शायद जयंत भी था, लेकिन जतला नहीं रहा था। मैंने उसे संबोधित करते हुए व्यंग भरे लफ्जे में कहा, अब तो खुश हो ना, तुम्हारी बददुआएं काम आ गई। ईश्वर के लिए ऐसा मत कहो, मैं उसका बुरा कैसे चाह सकता हूँ। रीना मेरी बेटी है। गुस्से और हिकारत से मैंने मुंह दूसरी ओर फेर लिया था। वो व्हील चेयर घुमाता हुआ मेरे पास पहुंच गया। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मुझे एहसास हो गया कि मुझे इतना तंग दिल नहीं होना चाहिए था। मेरे कर्मों का फल ईश्वर ने तो मुझे दे ही दिया है। कम से कम तुम तो मुझे माफ कर दो। इतने दिनों का मैल इतनी जल्दी तो धुलना मुश्किल था। फिर भी मैं आज तक लगातार जयंत के साथ बिताए दिनों को भुलाने की पूरी कोशिश करती रहती हूँ। तरस भी आता है जयंत पर, ये सोचकर कि काश उसने मेरे साथ जालिमों की तरह नहीं बल्कि दोस्तों की तरह व्यवहार किया होता। आज ना उसका ओहदा यूँ छोटा होता और ना हम तीनों अपनी आज़ादी के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने से यूँ मरहूम होते। मन के रिश्ते का अंत तो कब का हो चुका था, फिर भी मैं अपनी सामाजिक जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रही हूँ। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।